Welcome students. So let's begin with the class Reptilia. जैसा कि नाम से पता चलता है, इस क्लास का नाम रेप्टिलिया इसलिए पड़ा है, जितने भी मेंबर्स हैं दे शो अ क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन का मतलब ये है बच्चों कि अपने बॉडी को जब चलते हैं ज़मीन पर टच करते हुए चलते, जैसे आपने कभी सांप को, लिजर्ड को, क्रोकोडाइल को, इनको चलते हुए देखिए आप, तो यू विल फाइंड कि इनकी बॉडी का जो वेंट्रल पार्ट है, अगर बेली वाला पार्ट, एब्डोमन वाला पार्ट, या नहीं तो एटलीस्ट टेल जो है वो पीछे डेफिनेटली ज़मीन को इस तरह से टच करते हुए चलती है। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, जब आपकी बॉडी का कोई पार्ट ज़मीन को रगड़ता हुआ या टच करता हुआ चलता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन कहते हैं। और सभी रेप्टाइल्स में ये एक कॉमन फीचर पाया जाता है। इसके बाद जो मैमल्स आएंगे वो जब चलते हैं तो अपनी बॉडी को लिफ्टेड रखते हैं। आपने किसी भी गाय, कुत्ते, बकरी, किसी को भी देखो आप, जब वो चलते हैं चारों लेग्स पर, बॉडी का वेंट्रल पार्ट ज़मीन को टच नहीं करता है, क्योंकि उनकी लेग्स का अरेंजमेंट इस तरह से है कि वो लेग्स बीच में आ गए हैं और बॉडी लिफ्टेड रहती है। इनमें रेप्टाइल्स में क्या है, आप लिजर्ड को देखो, जब वो चलती है तो अपने दोनों हाथ और दोनों पीछे जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स हैं वो ऐसे फैला के रखती है, और उस वजह से उनका बॉडी का वेंट्रल पार्ट ज़मीन के पास में पहुंच जाता है। एंड दैट इज़ वाई they show a creeping or crawling mode of locomotion. Fine. नेक्स्ट एक पॉइंट मैंने यहाँ बताया है, दैट इज हर्पेटोलॉजी. व्हाट इज द हर्पेटोलॉजी? स्टडी ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया कंबाइनली नोन एज हर्पेटोलॉजी. इससे पहले फिशेज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया. फिशेज की स्टडी को हम इक्थियोलॉजी कहते हैं. एम्फीबिया और रेप्टिलिया की कंबाइंड स्टडी को हम हर्पेटोलॉजी कहेंगे. उसके बाद बर्ड्स आ जाएगी, बर्ड्स की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहेंगे. फिर नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, दीज आर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स. इनको वापस पानी में रिप्रोडक्शन के लिए नहीं जाना पड़ता है. एम्फीबियंस जो हैं वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हैं, पर कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं थे, क्योंकि उनमें जो एग्स हैं वो शेल्ड एग्स नहीं है, ज़मीन पर वो अंडे नहीं दे सकते हैं. प्लस उनमें फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होता है, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देयरफॉर दे हैव टू गो बैक टू द वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. रेप्टाइल्स में ये सिनेरियो नहीं है. दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल है, प्लस इनमें शेल्ड एग्स हैं, एग्स के ऊपर शेल्ड है, प्लस इनके पास उस एग के अंदर वाटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक एमनियन भी प्रेजेंट है. फाइन. जो रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ और फर्स्ट रेप्टाइल्स जो बने थे, प्रिमिटिव रेप्टाइल, अर्लीस्ट रेप्टाइल, उन्हें हम स्टेम रेप्टाइल्स या फिर कोटिलोसॉर्स कहते हैं. तो ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए. आगे बात करते हैं हम इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में. और अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स में लें, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इनकी जो बॉडी है वो अब 4 पार्ट में डिवाइडेड होगी. नाउ द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. हेड है, नेक पहली बार आई है, उसके बाद ट्रंक हो जाएगा, और उसके बाद टेल हो जाएगा. नेक रेप्टिलिया से शुरुआत होती है, आगे बर्ड्स में भी नेक होगी और मैमल्स में भी नेक प्रेजेंट होगी. आगे बात करते हैं, एक नया फीचर लेते हैं अब हम, दैट इज़ अबाउट उनकी स्किन के बारे में बात करें. तो देखिए बच्चों, इनकी जो स्किन है उसमें पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि देयर स्किन इज ड्राई, कॉर्निफाइड, नॉन ग्लैंड्यूलर. जिस तरह से एम्फीबिया की जो स्किन है वो ग्लैंडुलर और मॉइस्ट थी, यहाँ पर रेप्टिलिया की जो स्किन है वो ड्राई होगी, नॉन ग्लैंडुलर है, कोई ग्लैंड्स नहीं है इसलिए तो ड्राई है, और कॉर्निफाइड है. ये वर्ड आपके लिए नया है. व्हाट यू मीन बाय कॉर्निफाइड स्किन? तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ समझाता हूँ. देखो बच्चों, जो हमारी स्किन है उसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है. एपिडर्मिस में ये जो लेयर मैंने बनाई है, एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है, यानी वहाँ पर
6-7 सेल्स की लेयर है। इसके नीचे का ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को तो हम डर्मिस कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, लेकिन अभी हमें डर्मिस हमारे लिए कोई ख़ास बात नहीं है, हम डर्मिस नहीं पढ़ना है। हमें बात करनी है इसके ऊपर वाली लेयर की, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब एपिडर्मिस में सेल्स की 5-7 लेयर्स होती है, 5 to 7 लेयर्स होती है, जिसमें से जो सबसे नीचे वाली लेयर है, इस लेयर को हम स्ट्रेटम बेसिलिस कहते हैं। स्ट्रेटम बेसिलिस, ये सेल लगातार डिवाइड होती है और जो डॉटर सेल्स बनेगी वो ऊपर की ओर ये नई लेयर बन गई। तो ये जो नई लेयर आपको यहाँ सेल्स की दिखाई दे रही है, ये इस स्ट्रेटम बेसिलिस की सेल के डिवाइड होने से बनी है। फिर जब स्ट्रेटम बेसिलिस की सेल और डिवाइड होती है तो एक नई लेयर और बनेगी। ऐसे में ये जो लेयर है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो अब आप देखो, आप यहाँ देखिए 3 लेयर्स बन गई है यहाँ, और इनमें से जो ये 3rd नंबर वाली लेयर है, ये कुछ समय पहले 2nd लेयर थी, और जब बेसिलिस की सेल्स फिर से डिवाइड हुई तो ये 2nd की जगह 3rd पर पहुंच गई। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे जैसे सेल डिवाइड होगी ये इस तरह से ऊपर की ओर मूव करती जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये मल्टीपल लेयर्स दिखाई दे रही है। फाइन बच्चों, 5 to 7 लेयर्स। बच्चों यहाँ मैं ये जो स्ट्रेटम बेसिलिस बोला हूँ ये एक्चुअली गलत हो गया है। आप इसको स्ट्रेटम बेसिलिस की जगह स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कंसीडर करेंगे। वीडियो में लिखा हुआ रहेगा स्ट्रेटम बेसिलिस ही लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ये स्ट्रेटम बेसिलिस की जगह आप इसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कंसीडर करेंगे। ऑफ द सेल, फिर से आते हैं, इस पर बात करते हैं। ध्यान देना है हमें कि ये जो नीचे की तरफ लेयर है यही सेल डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होने के बाद ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऐसे ऊपर की ओर मूव करती हुई जाएगी। बच्चों, एक नई चीज़ होती है कि जैसे जैसे ये सेल ऊपर की ओर मूव करती है, इनके अंदर एक प्रोटीन बनती है जिसका नाम है कीरेटिन प्रोटीन। तो यहाँ देखो, इन सेल्स में मैंने कुछ कीरेटिन प्रोटीन अभी बनना शुरू हुआ है। ये थोड़ी ऊपर गई तो इनमें कीरेटिन प्रोटीन की क्वांटिटी और ज़्यादा हो गई, ये देखिए आप। और जैसे और ऊपर ये सेल्स मूव करती है, इनमें कीरेटिन प्रोटीन की क्वांटिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है। अब बच्चों, एक नई चीज़ यहाँ आपको सीखनी है और समझनी है कि ये जो कीरेटिन प्रोटीन होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कीरेटिन प्रोटीन, ये वाटर इम्परमिएबल होती है। वाटर इम्परमिएबल होती है प्रोटीन। तो ऐसे में क्या है कि ये जो आपकी सेल्स की लेयर है जिनमें बहुत सारा कीरेटिन बन चुका है, इन सेल्स में नीचे से न्यूट्रिशन अब नहीं पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता है न्यूट्रिशन? क्योंकि वहाँ पर कीरेटिन प्रोटीन बन गई है, और वो कीरेटिन प्रोटीन न्यूट्रिशन को, पानी को या किसी भी मटेरियल को ऊपर आगे जाने से रोक देती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो लास्ट वाली हमारी लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर्स होती है, दे आर कंप्लीटली फिल्ड विथ कीरेटिन प्रोटीन। फाइन। और जैसे ही इनमें ये इतना सारा कीरेटिन बन जाता है, जो अपर लेयर्स हैं हमारी, ऊपर की एक और जो 2 लेयर्स होती है वो डेड सेल्स की लेयर होती है। अब ये सारी सेल्स मर गई क्योंकि इनमें कीरेटिन प्रोटीन एक्यूमुलेट हो गया है, कीरेटिन प्रोटीन डिपॉजिट हो गया, और इसकी वजह से ये जो लेयर है ये डेड सेल्स है। तो ह्यूमन में भी ये प्रोसेस ऐसे ही रहता है। हमारी भी एपिडर्मिस की जो आउटर मोस्ट लेयर्स हैं, 2 और 3 लेयर्स, वहाँ पे जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स हैं। वाई दिस सेल्स आर डेड सेल्स? बिकॉज ऑफ द कीरेटिनाइजेशन। व्हाट यू मीन बाय कीरेटिनाइजेशन? कीरेटिनाइजेशन का मतलब deposition of keratin protein in these cells is called keratinization, and as a result of keratinization these cells become dead cells. अब इसका एडवांटेज क्या है बच्चों? इसका एडवांटेज ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि नीचे से पानी ऊपर नहीं जा सकता है, ये वाटर प्रूफ लेयर बन गई है आपकी। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं
उनमें बॉडी के अंदर का जो पानी है उसे रोक के रखना, बॉडी में ही इकट्ठे करके रोक के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये केराटिनाइजेशन नहीं हो स्किन का तो ऐसे में बॉडी का जो वाटर है वो आपकी स्किन से इवोपरेट होकर उड़ सकता है, जा सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, एंड दिस इज वी कैन से दैट एन एडप्टेशन टू द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फाइन, समझ में आया। अब पढ़ाने में क्या गया हूँ आपको, कॉर्निफाइड, और मैंने आपको क्या बता दिया, कीरेटिनाइजेशन। तो बेसिकली कीरेटिनाइजेशन से ये जो डेड सेल्स की लेयर बनने का जो प्रोसेस है और इस तरह की ये जो लेयर है सेल की, इसी लेयर को हम कॉर्निफाइड कहते हैं। मीन्स डेड सेल्स ड्यू टू कीरेटिनाइजेशन वो जो लेयर्स बनी है उस लेयर को हम कॉर्निफाइड लेयर कंसीडर करेंगे। तो इवन हमारी जो स्किन होती है वो भी कॉर्निफाइड होती है, लेकिन हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है। हमारी स्किन ड्राई इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास स्किन में वहाँ कुछ स्वेट ग्लैंड्स होती है, तो इस कारण इतनी ज़्यादा हमारी ड्राई स्किन नहीं है। इनकी ड्राई भी है और कॉर्निफाइड भी है। आई थिंक कॉर्निफिकेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया है। कॉर्निफाइड का मतलब डेड लेयर ऑफ द डेड सेल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन। और इसका एडवांटेज क्या है, ये जो कॉर्निफाइड लेयर होती है इट इज मेकिंग योर स्किन वाटर प्रूफ। फाइन, तो ये स्किन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ही हमने बात करी, ड्राई स्किन, कॉर्निफाइड स्किन, नॉन ग्लैंडुलर ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स जैसी हमारी स्किन में होती है, म्यूकस ग्लैंड जैसे एम्फीबिया में होती है, इनमें किसी तरह की कोई ग्लैंड्स नहीं है। पर हाँ, हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है कि जो लिजर्ड्स हैं, पर्टिकुलरली जो मेल लिजर्ड्स होती है, उनमें एक ग्लैंड स्किन में प्रेजेंट है जिसे हम फीमोरल ग्लैंड कहते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाएगा। स्किन में हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं और कुछ लिजर्ड्स होती, स्नेक्स एंड फ्यू लिजर्ड्स, सारे लिजर्ड्स की तो बात नहीं करते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर, मुझे यहाँ बताना चाहिए था, ये पॉइंट तो मैं बताना ही भूल गया, यहाँ पहले लिखना पड़ेगा मुझे, स्केल्स। द बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल। जैसे सांपों के ऊपर स्केल्स होते हैं, कई सारी लिजर्ड्स के ऊपर माइन्यूट स्केल्स होते हैं। एक काम करते हैं, हम पहले ये पॉइंट ही मेंशन कर लेते हैं, बाद में इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, या फिर कई बार उनमें स्क्यूट्स और बोनी प्लेट्स भी होती, एक ही बात है। तो जैसा कि आपने टोर्टोइस के ऊपर देखा होगा, इस तरह का उनका जो शेल होता है उस पर इस तरह की प्लेट्स होती है ना, टोर्टोइस के ऊपर आपने देखे होंगे। तो इन्हें हम बोनी प्लेट्स कहते हैं या इन्हें हम स्क्यूट्स भी कहते हैं। और ऐसे थोड़े छोटी साइज़ के स्क्यूट्स आपको क्रोकोडाइल की स्किन में भी मिलेंगे। आप क्रोकोडाइल की स्किन को देखना तो उसकी जो डोर्सल साइड है, पर्टिकुलरली डोर्सल साइड की जो स्किन होती है उस पर आपको बड़े बड़े अंदर स्किन के अंदर ही डर्मिस में उनमें इस तरह की बोनी प्लेट्स दिखाई देती है जिन्हें हम स्क्यूट्स कहते हैं। अदरवाइज बॉडी पर स्केल्स तो कॉमन है ही हैं। और स्केल्स भी कौन से वाले हैं, स्केल्स हमें ध्यान रखना है कि दे ऑलवेज हैव एपिडर्मल स्केल्स, क्योंकि फिशेज में जो स्केल्स होते हैं वो डर्मल स्केल्स हैं, यहाँ पर जो स्केल्स होंगे वो एपिडर्मल स्केल्स होंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि कुछ स्नेक्स, और स्नेक्स तो ऑलमोस्ट सारे, सम लिजर्ड्स, दे शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो आपने सांपों के बारे में ज़रूर सुना होगा कि वो अपनी मॉल्टिंग करते हैं, अपनी पूरी स्किन की एक लेयर को शेड ऑफ करते हैं। तो पर्टिकुलरली वो अपने जो स्केल्स होते हैं उनको शेड करते हैं और इस प्रोसेस को हम मॉल्टिंग नाम देते हैं। और जो स्किन की लेयर उतरती है उसको हम स्किन कास्ट कहते हैं। आपने देखा होगा, चलो मैं आपको इसका एक फ़ोटोग्राफ दिखा देता हूँ कि मेरे पास है स्किन कास्टिंग करते हुए एक स्नेक का। तो ये देखिए आप, यहाँ देखिए आप,
कि ये एक स्नेक है और रिसेंटली अभी इसने अपनी ये जो रेड ये मैंने हाईलाइट से बताई है, ये इसने अपनी स्किन को उतारा है, अपने स्केल्स को शेड किया है और इसे हम कहते हैं स्किन कास्ट। तो कौन करता है इस तरह से कास्टिंग, कौन करता है इस तरह से मोल्टिंग कौन करता है? तो स्नेक्स करते हैं और सम लिजर्ड्स। दे डू नॉट शेड देयर एंटायर स्किन, रिमेंबर वन थिंग, दे शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो ये हुआ बच्चों इनके स्किन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्किन के बाद अब हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। लेट्स टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल इनमें कंप्लीट होगी, सभी कोर्डेटा में होती है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी। पीछे की तरफ इनमें कॉमन ओपनिंग होगी, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, कॉमन ओपनिंग क्लोएका प्रेजेंट। तो क्लोएका कहाँ मिलेगी आपको? फिशेज़ में, जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं उनमें क्लोएका होती है। एम्फीबिया में भी कॉमन ओपनिंग है क्लोएका, रेप्टिलिया में भी कॉमन ओपनिंग होगी क्लोएका, बर्ड्स में भी कॉमन ओपनिंग होगी क्लोएका, मैमेलिया में कॉमन ओपनिंग क्लोएका नहीं होगा। तो मैं ये बार बार आपको पॉइंट्स हर चीज़ का रिवीजन देता हूँ, आपको सारी चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखें। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली अब हम बात करेंगे इनके टीथ के बारे में, इनके डेंटिशन के बारे में कि इनके दांत किस तरह के हैं। तो अटैचमेंट के बेसिस पर इनमें जो टीथ हैं वो तीनों ही तरह के हैं, यानी कि इनमें एक्रोडोंट टीथ भी मिलेंगे आपको, और इनमें कईयों में प्लूरोडोंट टीथ भी मिलेंगे, लिजर्ड्स वगैरह में प्लूरोडोंट टीथ होते हैं, और इवन इनमें थीकोडोंट टीथ भी मिलेंगे। और ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि थीकोडोंट टीथ जो होते हैं वो सिर्फ मेमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक है, पर एक्सेप्शनली रेप्टिलिया में, क्रोकोडाइल्स में थीकोडोंट टीथ होते हैं। तो ये तो मैंने अटैचमेंट के बेसिस पर बता दिया कि दे मे हैव एक्रोडोंट, दे मे हैव प्लूरोडोंट और दे मे हैव थीकोडोंट। और ये प्लूरोडोंट और एक्रोडोंट आपसे कोई पूछे अगर नहीं पूछे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोकोडाइल्स के अंदर थीकोडोंट टीथ होते हैं, क्योंकि थीकोडोंट टाइप के जो टीथ होते हैं, थीकोडोंट याद है आपको, बोन का जो सॉकेट होता है, इस तरह के जो टीथ होते हैं कि बोन के अंदर एक इस तरह का सॉकेट होता है और दांत जो होगा उसके अंदर फिटेड रहेगा। तो इस तरह के टीथ को हम थीकोडोंट टीथ कहते हैं, जो कि सिर्फ मेमेलिया में पाए जाते हैं, पर मेमेलिया के अलावा वो क्रोकोडाइल में भी पाए जाते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, तो वो प्लूरोडोंट हो जाएंगे, सॉरी पॉलीफायोडोंट हो जाएंगे। पॉलीफायोडोंट यानी जितनी बार टूटेंगे उतनी बार नए आ जाएंगे, पॉलीफायोडोंट हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो मोनोफायोडोंट है, बट इन जनरल पॉलीफायोडोंट रहेंगे। और इनमें इंसीजर्स, कैनाइंस वगैरह सारे सेपरेट नहीं हैं, तो दे ऑल्सो देयर टीथ आर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पर सारे दांत होमोडोंट होंगे। एक और नई चीज़ जो आपको इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको पढ़नी पड़ेगी, मैं आपको सिखाता हूँ कि जैसे ये कोई स्नेक है बच्चों, और ये यहाँ पे उसके नॉस्ट्रिल्स होंगे सांप के, और ये तो नॉस्ट्रिल हो गया, हाँ, यहाँ से उसका माउथ शुरू हो रहा है। और ये देखिए, तो मैं इस तरह से एक सांप का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ये इनका पूरा एयर पैसेज है जो आगे लंग्स में जाएगा, तो ये एयर के लिए एयर पैसेज हो गया पूरा। यहाँ बच्चों एक इस तरह की बोन है, ये पूरी की पूरी इस तरह की। और ये देखिए, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि इनके टीथ में क्या, यहाँ ये जो बोन है इस जगह ध्यान से देखना आप, यहाँ में एक नेज़ल और वोमर बोन होती है यहाँ पे। तो इस जगह पर एक डक्ट होती है जिसको नेज़ोपैलेटाइन डक्ट कहते हैं, नेज़ोपैलेटाइन डक्ट कहते हैं। फाइन। इस नेज़ोपैलेटाइन डक्ट में एक ऑर्गन है, जिस ऑर्गन को यहाँ मैं बना देता हूँ ये रेड कलर का, इस ऑर्गन को हम
जैकोब्सन्स ऑर्गन कहते हैं, जैकोब्सन्स ऑर्गन कहते हैं। ये बच्चों ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये आपने कभी सांपों को या इवन कई लिजर्ड्स को भी देखा होगा, अपनी जीभ बार बार बाहर निकालते हैं। तो जब वो अपनी ये टंग बाहर निकालते हैं तो हवा में जो पार्टिकल्स हैं वो इनकी टंग पे चिपक जाएंगे, और ये जब अपनी टंग को वापस अंदर लेगा तो अंदर ले जाके उस टंग को यहाँ पहुँचाता है, जैकोब्सन ऑर्गन तक उस टंग को पहुँचाएगा, और उसकी टंग पे जो पार्टिकल्स है वो वहाँ पहुँचेंगे, और उससे उसको स्मेल आ जाएगी कि बाहर का सराउंडिंग एनवायरनमेंट वहाँ कुछ खाने लायक है या नहीं है। तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैकोब्सन ऑर्गन्स ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, और इसका क्या फंक्शन हो जाएगा? इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल, है ना। ऑल्फैक्टरी का मतलब ही हो गया स्मेल के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैकोब्सन ऑर्गन इज ऑल्सो फाउंड इन some birds, some mammals और some reptiles। तो reptiles में तो है ही, मैंने आपको समझा ही दिया है। reptiles के अलावा ये birds में भी प्रेजेंट होता है और ये कुछ mammals में भी प्रेजेंट होता है जैकोब्सन ऑर्गन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमारा कंप्लीट होता है। इसमें मुझे बस ये 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने हैं, 3 पॉइंट बताने हैं। एक आपको ध्यान रखना है कि इनमें क्लोएका प्रेजेंट होती है, दूसरा इनके डेंटिशन के बारे में हमने देख लिया, तीनों ही तरह के दांत है, एक्रोडोंट भी हो सकते हैं, प्लूरोडोंट भी है, थीकोडोंट भी है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ तो वो पॉलीफायोडोंट होंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वो होमोडोंट होंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये एक जैकोब्सन ऑर्गन के बारे में और बात की। अब हम आते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंपल, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल है तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो और कुछ नहीं बताना है। हाँ, इसमें जो टर्टल्स वगैरह आएंगे, टर्टल्स में बड़ा मज़ेदार है कि उनकी जो पीछे जो चैम्बर है क्लोएका, क्लोएका की जो वॉल होती है वो हाईली वस्कुलर होती है। हाईली वस्कुलर का मतलब वहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये पानी में जब रहते हैं टर्टल्स, तो ये अपनी क्लोएका में पीछे से पानी भर लेते हैं, और उस पानी के साथ जो ऑक्सीजन आती है उससे ये गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। मीन्स टर्टल्स में क्लोएका में भी रेस्पिरेशन होता है, हाईली वस्कुलर होती है ना, और वहाँ गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है। और इस तरह के रेस्पिरेशन को हम नाम देंगे क्लोएकल रेस्पिरेशन। क्लोएकल रेस्पिरेशन इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ओनली इन सम टर्टल्स, अदरवाइज जो रेस्पिरेशन होगा वो लंग्स से होगा। अब ध्यान से सुनो, आपने देखा होगा कि कई सारे टर्टल्स हैं, पानी में रहने वाले सांप भी होते हैं, कई सारे एक्वेटिक स्नेक्स भी होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि ये जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, एलिगेटर होते हैं, ये कुछ ऐसे एनिमल हैं जो सारे के सारे एक्वेटिक है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये एक्वेटिक है तो क्या ये रेस्पिरेशन गिल्स से करेंगे? तो जवाब हो जाएगा नो। ध्यान रखना, जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें सभी में रेस्पिरेशन लंग्स से होगा। वो ज़मीन पर आए हैं, लैंड पर आए हैं, उन्होंने अपने आप को लैंड के लिए इवॉल्व किया है, उन्होंने अपने आप को लैंड के अकॉर्डिंगली अडप्ट किया है, उन्होंने लंग्स डेवलप किए हैं, वो रेस्पिरेशन लंग से ही करेंगे। हाँ, बाद में जाके क्या हुआ कि कुछ रेप्टाइल्स जो लैंड के लिए अडप्ट हो चुके थे उनमें से कुछ वापस पानी में रहने चले गए। तो मान के चलिए कि ये जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं, टर्टल्स, एक्वेटिक स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, इनके एंसेस्टर टेरेस्ट्रियल ही रहे होंगे, सोलली टेरेस्ट्रियल, पर बाद में इनमें से कुछ वापस पानी में रहने चले गए, तो रेस्पिरेशन चेंज नहीं होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनका लंग्स ही रहेगा। और इस कारण अगर ये पानी में रहते हैं तो इनको हर थोड़ी देर बाद, किसी को 10 मिनट में, किसी को 15 मिनट में, या किसी को डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, इनको पानी से वापस बाहर आना ही पड़ेगा, और एक बार सांस लेके ये वापस पानी के अंदर चले जाएंगे। तो ये ऐसा कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पानी में रहता है तो रेस्पिरेशन गिल से करता होगा। बच्चों, हमें ये ध्यान देना होगा कि वो एनिमल किस ग्रुप से बिलोंग करता है। अब जैसे अगली क्लास हो गई मैमल्स। मैमल्स में भी कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो प्योर एक्वेटिक है, ज़मीन पर कभी आते ही नहीं, जैसे व्हेल हो गई, डॉल्फिन हो गए, सी काउ, बहुत सारे एक्वेटिक मराइन, बहुत सारे मैमल्स हैं जो पानी में ही रहते हैं, ज़मीन पर कभी नहीं आते हैं।
बर्ड्स में भी कुछ ऐसे हैं, जैसे पेंगुइन वगैरह हैं, तो वो पानी एक्वेटिक बर्ड्स है। तो क्या ये एनिमल्स जो एक्वेटिक हैं मैमेलिया के या फिर आपके बर्ड्स के या इवन रेप्टिलिया के, क्या ये रेस्पिरेशन गिल्स से करेंगे? नहीं बच्चों, इनमें से कोई भी एनिमल गिल्स से रेस्पिरेशन नहीं करेगा, बिकॉज दे बिलोंग टू दैट क्लास। मैमेलिया टेरेस्ट्रियल है, लंग्स होंगे उनमें, तो वेल में भी लंग्स होंगे, डॉल्फिन में भी लंग्स होंगे, और उनको पानी से फ्रिक्वेंटली बाहर आके एक बार अपना नोस्ट्रिल पानी की सरफेस से ऊपर निकालेंगे, सांस लेंगे, वापस डाइव लगाकर पानी में चले जाएंगे, पर रेस्पिरेशन वो लंग्स से ही करेंगे। गिल्स किन में होंगे? गिल्स हमारे साइक्लोस्टोमेटा में है, गिल्स हमारे फिशेज में है, कार्टिलेजिनस फिशेज में है, बोनी फिशेज में है। उसके बाद इवन एम्फीबिया में जो लार्वल स्टेजेस होती है उनमें वहाँ पर गिल्स होंगे। उसके बाद गिल्स से रेस्पिरेशन कोई नहीं करेगा। हाँ, हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में फेरिंजियल गिल स्लिट्स बनेगी जरूर, लेकिन वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में बन के वापस डिसअपियर हो जाएगी, आगे वो फंक्शनल गिल्स में डेवलप नहीं होगी। तो इस तरह से हमने इनके रेस्पिरेशन के बारे में बात की। अब आ जाते हैं इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या बात करते हैं बच्चों हम? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले बात कर लीजिए हार्ट कैसा है इनका। तो हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड है, दे हैव 4 चैम्बर, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि इनका हार्ट इस तरह का है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इस तरह का इनका हार्ट है। तो ये राइट ओरिकल हो गया और ये लेफ्ट ओरिकल हो गया, दोनों के बीच में एक अच्छा सा पार्टीशन है। इसका मतलब राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल कंप्लीटली डिवाइडेड है। नीचे ये वेंट्रिकल है। अब वेंट्रिकल में भी एक पार्टीशन है, लेकिन ये जो पार्टीशन होता है ये कंप्लीट पार्टीशन नहीं है, इस तरह से। तो इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम का मतलब पार्टीशन। तो जो वेंट्रिकल में पार्टीशन है वो इनकम्प्लीट है। तो अगर आपको ऑप्शन में 3 चैम्बर, तो खैर हम इसको नहीं लिखेंगे बच्चों, 4 चैम्बर लिखने में भी हमारे लिए दिक्कत है। अगर ऑप्शन में 3.5 चैम्बर लिखा हुआ हो तो आपको वो करना ही करना है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ये मोस्ट करेक्ट आंसर है। लेकिन कभी कभार ही इसमें 3.5 चैम्बर आएगा, मोस्टली इसमें 4 चैम्बर ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप 4 चैम्बर कर सकते हैं। उसमें फिर आपको ये ध्यान रखना है 2 ऑरिकल्स हो जाएंगे उसमें, और 2 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल्स हो जाएंगे, इनकम्प्लीट वेंट्रिकल्स होंगे। फाइन बच्चों, अब इनमें सर्कुलेशन कैसा होगा? सर्कुलेशन सिंगल होगा कि डबल होगा? इसमें भी देखो, फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुने। इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पूरी बॉडी से, और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और यहाँ पर उस ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। तो कुछ ब्लड की मिक्सिंग, उतनी ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होती जितनी एम्फीबिया में होगी, लेकिन कुछ ब्लड की मिक्सिंग यहाँ पर भी होगी। और ऐसे में क्योंकि ब्लड की मिक्सिंग हो रही है तो वी विल से दैट द इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है इनमें, दे हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और ये का ये सिनेरियो एम्फीबिया में भी था। एम्फीबिया में भी मैंने मिक्सिंग बताया था, ब्लड की मिक्सिंग होगी, और इसलिए एम्फीबिया में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। रेप्टिलिया में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। पर रेप्टिलिया में एक मेजर एक्सेप्शन है, और वो हो जाएगा आपका क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जैसा कि मैमल्स में होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि क्रोकोडाइल में ऐसे कौन से 2 कैरेक्टर हैं जो मैमेलिया से मैच करते हैं? तो फिर आपको 2 कैरेक्टर, एक तो थिकोडोंट टीथ और दूसरा कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये 2 ऐसे कैरेक्टर हैं क्रोकोडाइल के जो मैमेलिया से मैच करते हैं। दूसरा बच्चों, एक नया पॉइंट हमें और रेप्टिलिया में यहाँ से डिस्कस करना पड़ेगा, मैं समझा देता हूँ आपको कि इनका ये जो हार्ट है, हाँ उस डायग्राम में नहीं बनाते हैं, चलो नया बना लेते हैं। इनका ये जो हार्ट है, ये देखिए,
और यहाँ मैं एक पार्टीशन बना देता हूँ, ये हो गया पार्टीशन हो गया, फाइन। ये इधर से ब्लड आएगा, ओके। अब इधर से तो जैसा कि मैंने आपको बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और यहाँ से हमारे पास बना देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ से इसमें एक सिस्टेमिक एओर्टा निकलेगा जो बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा, एओर्टिक आर्च कहते हैं। और यहाँ से भी एक और इस तरह की एओर्टिक आर्च निकलेगी जो इधर जाएगी। तो एक लेफ्ट एओर्टिक आर्च होती है और एक राइट एओर्टिक आर्च है, जो बाद में पीछे जाके आपस में एक दूसरे से मिल जाती है, और मिलने के बाद पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं ये, फाइन। इसको कहते हैं लेफ्ट एओर्टिक आर्च, इसको कहते हैं राइट एओर्टिक आर्च। अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ वो समझिए आप, कि रेप्टिलिया में दोनों एओर्टिक आर्च प्रेजेंट है। इन रेप्टिलिया बोथ एओर्टिक आर्चेज आर प्रेजेंट। लेकिन अब आगे के दो फाइलम का सीनियर इसी के साथ पढ़ाऊंगा मैं, वहाँ फिर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। जब हम बर्ड्स पढ़ेंगे तो बर्ड्स में क्या होगा बच्चों, कि सिर्फ ये वाली राइट एओर्टिक आर्च प्रेजेंट होगी, लेफ्ट वाली नहीं होगी। तो जो सारा ब्लड निकलना है वो यहीं से निकलेगा और ये लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएगी, वो तो सॉरी राइट साइड में टर्न हो जाएगी। तो बर्ड्स हैव ओनली राइट एओर्टिक आर्च। और उसके बाद जब हम मैमल्स पढ़ेंगे वहाँ फिर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, यहीं समझा रहा हूँ। अगर आप मैमेलियन हार्ट को देखो तो आपने देखा भी होगा कि हमारा सिस्टेमिक एओर्टा यूं टर्न ले लेता है इस तरह से। तो ये हमारी लेफ्ट सिस्टेमिक एओर्टा हो गया हमारा। हमारे पास इसके कई सारे नाम हैं। इसको हम ये जो बेंड पोर्शन है ऊपर वाला, इसको तो आर्च कहते हैं हम, अदरवाइज़ ये पूरा ही बोल सकते हैं इसको, कई बार सिस्टेमिक आर्च यहाँ से यहाँ तक इसको बोल सकते हैं। तो हमारे पास यानी कि मैमल्स के पास सिर्फ लेफ्ट एओर्टिक आर्च होती है, बर्ड्स में राइट एओर्टिक आर्च होती है, और रेप्टिलिया में दोनों एओर्टिक आर्चेज होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बोथ एओर्टिक आर्चेज, बोथ एओर्टिक आर्चेज आर प्रेजेंट, ओके। इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, तो जो पॉइंट हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं उन्हें डिस्कस करना जरूरी है। पोर्टल सिस्टम की बात कर लें, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम तो होगा ही होगा, क्योंकि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम सभी कोऑर्डिनेट में होता है। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, और इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होगा। लेस डेवलप होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब बर्ड्स में और मैमल्स में रीनल पोर्टल सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाएगा। अगर आप रीनल पोर्टल सिस्टम किसी रेप्टाइल का कंपेयर करेंगे एम्फीबिया से, तो एम्फीबिया के कंपैरिजन में लेस डेवलप होगा। फिशेज और एम्फीबिया में रीनल पोर्टल सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम थ्रू आउट द कोर्डेट्स, फिशेज से लेकर मैमल्स तक सभी में प्रेजेंट है। आरबीसी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए दैट ओवल हैं, यानी कि बाई कॉन्वेक्स हैं और न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, फाइन। नाउ कम टू द स्केलेटल सिस्टम। इनके नहीं, स्केलेटल सिस्टम से पहले बात कर लें हम एक्सक्रीशन। यहाँ से किडनी जो होगी अब मेटानेफ्रिक शुरुआत हो जाएगी सभी एमनियोटा में। एक ट्रिक दे रहा हूँ, एमनियोटा में मेटानेफ्रिक किडनी होती है, बस ये स्टेटमेंट याद रखें आप। तो इसके पहले की जो फिशेज और एम्फीबिया है उनमें प्रोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक होती है। एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक, फिशेज में एडल्ट में मीजोनेफ्रिक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रोनेफ्रिक किडनी हो जाएगी। लेकिन रेप्टिलिया के बाद जो किडनी होगी वो मेटानेफ्रिक हो जाएगी। तो मेटानेफ्रिक किडनी है, और इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो यूरिक एसिड होगा। ये भी मैंने आपको जब कॉर्डेटा के इवोल्यूशन की कहानी सिखाई और बताया मैंने कि कौन कौन से मेजर लैंडमार्क हैं टेरेस्ट्रियल अडप्टेशन के लिए, तो तब हमने बात की शेल्ड एग होना चाहिए, एमनियन होनी चाहिए, और इसके अलावा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड होना चाहिए। तो ये एक मेजर पॉइंट है यहाँ पर बच्चों, नाइट्रोजिनस वेस्ट इनका यूरिक एसिड हो जाएगा। एक्सक्रीशन के बाद अब हम बात करते हैं इनके स्केलेटल सिस्टम की।
तो बच्चों इनके स्केलेटल सिस्टम में हमें 3-4 पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे। कई सारे क्वेश्चन स्केलेटल सिस्टम से बनते हैं। सबसे पहले तो इनके स्कल की ही बात कर लें। स्कल कैसा होगा? मोनोकोंडाइलिक, मतलब एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होगा। तो मैंने समझा दिया है आपको। मैमल्स और एम्फीबिया में डाइकोंडाइलिक है, बाकी सभी में मोनोकोंडाइलिक है। फिशेज मोनोकोंडाइलिक, रेप्टाइल्स मोनोकोंडाइलिक, बर्ड्स मोनोकोंडाइलिक। लेकिन एम्फीबिया और मैमल्स में डाइकोंडाइलिक स्कल है, यानी 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, जो चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिब्स का, यहाँ से अब रिब्स की शुरुआत हो जाएगी। एम्फीबिया में रिब्स नहीं होती है, अगर किसी में होती है तो वो आगे टर्न लेकर वेंट्रल साइड तक नहीं आएगी। हमारे इन द सेंस रेप्टिलिया से एक कहानी ये शुरुआत हो जाएगी कि पीछे से वर्टिब्रल कॉलम है, डायग्राम बना के बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए कि जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम हुआ, अब इस वर्टिब्रल कॉलम से रिब टर्न लेके आगे आएगी। ये सारी रिब्स हैं जो आगे की तरफ आ रही है, और आगे आने के बाद यहाँ पर एक बोन होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं, तो वो स्टर्नम से आगे जुड़ जाती है। फाइन बच्चों, उधर से भी आएगी तो वो इस तरह से इधर आएगी और ये इनके साथ जुड़ जाएगी। तो ये फ्रंट में जो बोन है हमारी इसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम है ये। तो जो रिब्स हैं वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है और आगे स्टर्नम से आके अटैच होती है। लेकिन ये स्टर्नल रिब्स जो हैं, स्टर्नल रिब्स का मतलब रिब्स आगे आकर स्टर्नम से अटैच हो जाए, ऐसी रिब्स सिर्फ रेप्टिलिया में पाई जाती है। एम्फीबिया में रिब्स नहीं होती है, और अगर रिब्स होगी तो वो आगे तक आके स्टर्नम से अटैच नहीं होगी, क्योंकि उनमें स्टर्नम भी नहीं होगा। इस तरह का पूरा एक प्रॉपर थोरेसिक केज का बनना, इसकी शुरुआत रेप्टिलिया से होगी। तो रिब्स जो होगी वो प्रेजेंट है और स्टर्नम ऑल्सो प्रेजेंट। क्योंकि मैंने एम्फीबिया में नहीं बताया तो मैं लिख लेता हूं यहाँ कि एम्फीबिया रिब्स एब्सेंट। और कुछ एग्जाम्पल हैं, इन सम रिब्स मे बी प्रेजेंट बट स्टर्नम एब्सेंट होगा। स्टर्नम एब्सेंट होगा, जो हमारी फ्रंट में बोन है जहाँ दोनों रिब्स आके जुड़ती है। और स्केलेटल सिस्टम के समय आपको मैं पढ़ाऊंगा ये रिब्स क्या है, स्टर्नम क्या है, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये इनके स्केलेटल सिस्टम में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा अगर आप इनकी कोडल वर्टिब्रा को चेक करें तो आज ही मैंने एक वीडियो डाला है वर्टिब्रा के बारे में। अलग अलग तरह की वर्टिब्रा मैंने आपको पढ़ाई है। तो जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर तो ये एक कोई सा भी वर्टिब्रा ले लिया हमने। यहाँ पर इस वाले पोर्शन को हम सेंट्रम कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, सेंट्रम। वेल, पॉइंट ये है बच्चों कि रेप्टिलिया में जो कोडल वर्टिब्रे हैं, यानी टेल रीजन में जो वर्टिब्रे होते हैं, वहाँ पर यहाँ नीचे की ओर एक इस तरह का प्रोसेस और होता है, वाई शेप एक प्रोसेस और होता है। ढंग से नहीं बना, कोई बात नहीं, इसको फिर से बना देते हैं। इसको फिर से बनाते कि इस तरह का एक उनमें प्रोसेस होता है। इस बोन को हम शेवरॉन बोन कहते हैं। इस बोन को हम शेवरॉन बोन कहते हैं, जो कि रेप्टिलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये एक और स्केलेटल सिस्टम में हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। और रही बात इनकी वर्टिब्रे जो हैं, तो इनकी वर्टिब्रे प्रोसिलस टाइप की होती है, यानी एंटीरियर साइड पर सेंट्रम कॉनकेव होगा और पोस्टीरियर साइड पर सेंट्रम कॉन्वेक्स होगा, प्रोसिलस। फाइन बच्चों, तो इस तरह से हमने इनका स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया, एक्सक्रीटिव सिस्टम पढ़ लिया। अब आ जाते हैं इनके नर्वस सिस्टम पर। तो कुछ खास मुझे आपको नर्वस सिस्टम में बताना नहीं है, आप भी जानते हैं नर्वस सिस्टम में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम में हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनके पास नेक है तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हो जाएगा, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हो जाएगी। फाइन, अब आ जाते हैं हम इनमें रिप्रोडक्शन के बारे में।
लेट्स टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्शन। तो ये सभी यूनिसेक्सुअल होते हैं। कॉर्डेट्स इन जनरल यूनिसेक्सुअल ही हैं बच्चों। यूरोकॉर्डेटा एक एक्सेप्शन था, हर्डमानिया, उनमें ओवोटेस्टिस होती है, तो वो एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज सारे कॉर्डेट यूनिसेक्सुअल हैं। हाँ, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, जो कि एक टेरेस्ट्रियल अडप्टेशन है। पानी में नहीं रहते हैं, पानी में स्पर्म बाहर नहीं रिलीज कर सकते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होना जरूरी होगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए एक कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो पेनिस भी इनमें प्रेजेंट होता है। फाइन। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जब भी कभी आप किसी सांप को या किसी लिजर्ड्स के एग्स को देखें, उनको आप एग लेइंग का प्रोसेस देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल होता है, बर्ड्स में भी होता है। तो मान के चलिए कि वो जो एग ले कर रही है वो एग ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड है, यानी कि उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में अंदर चले जाते हैं, अंदर जो ओवम होगा उसका पहले फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद उसके ऊपर वो जो शेल वगैरह जो बनाने का प्रोसेस है वो सब बाद में बनता है, एंड देन द एग इज लेड ऑफ। आई बात समझ में आपको? तो ध्यान से इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ये हमें लगता है कि ये ओवीपेरस है तो बाहर फर्टिलाइजेशन हो जाता होगा, नहीं, ओवीपेरस है इसका मतलब ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन बाहर है। अंडे देते हैं नो डाउट, लेकिन फर्टिलाइज्ड अंडे ही देते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन पहले अंदर हो चुका होता है। तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, पेनिस की हेल्प से स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में पहले डिपॉजिट होते हैं, अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अंदर ही जाइगोट बन जाएगा, और जब वो बाहर आएगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से, ओविडक्ट से, यूट्रस से, वेजाइना से, जब वो एग बाहर निकलेगा, फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकलेगा, उस समय उसकी सरफेस पर कैल्शियम कार्बोनेट के शेल वगैरह जो भी बनाने वो सब बाद में बनाए जाते हैं। तो whatever is laid is a fertilized egg, not the unfertilized egg। तो इनमें पेनिस प्रेजेंट है, ये मैंने यहाँ बता दिया आपको, और फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं इनमें, कुछ स्नैक्स भी हैं, फ्यू आर विवीपेरस, कुछ बच्चे भी देते हैं, तो वो एक्सेप्शनली हो जाएगी, अदरवाइज मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। ओके, देन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दे हैव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। यहीं से तो शुरुआत होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से, रेप्टिलिया से, यानी कि इनमें एमनियोन कोरियोन और एलेंटॉइज प्रेजेंट। फिर एक लास्ट पॉइंट जो और हम जनरली डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर। तो ये जैसा कि बताया आपको, दे आर पोइकिलोथर्मिक, क्योंकि दो ही ग्रुप में जो होम्योथर्मिक है, जो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, बर्ड्स और मैमल्स, उसके अलावा सारे के सारे पोइकिलोथर्मिक है, या हम इन्हें और क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड।